नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। बजट 2021 प्रस्तुत करते समय फाइनेंस बिल भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर कई चेंजेस करने का प्रस्ताव है। उन्हीं के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण एक चेंजेस जो प्रपोज्ड है वह सेक्शन 25 में है। सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट एग्जम्पशन से रिलेटेड है। अभी कस्टम ड्यूटी में से एग्जम्पशन देने के लिए कई नोटिफिकेशन एग्जिस्टेंस में है। कुछ तो कंडीशनल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन होते हैं, जिनमें कुछ कंडीशन फुलफिल करने पर एग्जम्पशन दिया जाता है, जबकि कुछ अनकंडीशनल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन होते हैं, जिसमें बिना किसी कंडीशन के टैरिफ रेट को कम कर दिया जाता है। इफेक्टिव रेट उसका उस नोटिफिकेशन से, अनकंडीशनल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो अब यह जो सब सेक्शन 4A इंसर्ट करने का प्रावधान है, उसमें जितने भी कंडीशनल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू होंगे वे जिस तारीख को इश्यू होंगे उसके बाद के 2 साल और उनके बाद में आने वाले 31 मार्च तक के लिए ही वैलिड होंगे। अर्थात उसके बाद यदि उन नोटिफिकेशन को कंटिन्यू रखना है तो फिर से उन नोटिफिकेशन को इश्यू करना पड़ेगा। अभी हाल में जो कंडीशनल नोटिफिकेशन एग्जिस्टेंस में हैं, उनके लिए उनके इश्यू की तारीख 1 फरवरी 2021 मानी जाएगी। अर्थात वहां से 2 साल 1 फरवरी 2023 को पूरे हो रहे हैं। उसके बाद में जो 31 मार्च आ रही है, 31 मार्च 2023 को वो सभी कंडीशनल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन उनका रिसाइंड माना जाएगा, उनका वैलिडिटी खत्म मानी जाएगी। तो इस प्रकार से उन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, उसके बारे में एक बार फिर से एक्सरसाइज की जाएगी और जहां पर आवश्यक हो उन्हीं नोटिफिकेशंस को कंटिन्यू किया जाएगा फिर से दोबारा इश्यू करके, और जिन नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें दोबारा इश्यू नहीं किया जाएगा। एक अन्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज प्रपोज किया गया है, इसमें सो कॉज नोटिस इश्यू करने की जो समयावधि है वह तो एक्ट में दिखाई हुई है, दर्शाई हुई है, लेकिन जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने की समय मर्यादा एक्ट में नहीं थी। तो अब यह जो नया सेक्शन 28BA यह प्रपोज करता है कि जिस तारीख को इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टार्ट हुई हो उसके 2 साल के अंदर अंदर सो कॉज नोटिस इश्यू कर देना आवश्यक है। कई केसेस में जहां पर फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, विलफुल मिसस्टेटमेंट, कॉल्यूजन इत्यादि होते हैं, वहां रेलेवेंट डेट से 5 इयर्स तक सो कॉज इश्यू की जा सकती है। लेकिन अब यहां पर चाहे रेलेवेंट डेट से 5 इयर्स का पीरियड पूरा होने में अभी समय बाकी भी हो, फिर भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के 2 इयर्स के अंदर अंदर सो कॉज इश्यू कर देना आवश्यक होगा। और यह इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की डेट कब से मानी जाएगी? तो जब से ऑडिट स्टार्ट हुआ हो या सर्च हुआ हो, सीजर हुआ हो या समन इश्यू हुआ हो। यहां पर एक यह प्रावधान भी किया गया है कि कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जहां पर पर्याप्त कारण दर्शाए गए हों, वहां पर इस 2 साल के पीरियड को 1 साल के लिए और बढ़ा भी सकते हैं। आगे यह भी दर्शाया गया है कि जहां पर कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने स्टे दिया हो वहां पर, अथवा तो विदेश में से कोई
कानूनी प्रक्रिया के तहत इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में जो समय लगा हो उसे इस 2 वर्ष के पीरियड में से एक्सक्लूड किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में यह भी दर्शाया गया है कि यह जो समयावधि है वह उन्हीं इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी पर लागू होगी जो फाइनेंस एक्ट 2021 बनने के बाद में इनिशिएट किए जाएंगे। सेक्शन 46 बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से संबंधित है। अभी जो प्रोविजन है उनमें वेसल आने के नेक्स्ट डे तक बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा सकती है। अब जो चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं उसके अनुसार वेसल आने के एक दिन पहले, बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रीसीडिंग द डे, यह वर्ड लिखा गया है, तो उसके एक दिन पहले तक यह बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी पड़ेगी। इससे पोर्ट के ऊपर कार्गो क्लियरेंस के अंदर स्पीड आएगी और पोर्ट पर जो कार्गो का कंजेशन होता है वह भी कम होगा। सेक्शन 110 ऑफ कस्टम्स एक्ट के अंदर सब सेक्शन 1D इंसर्ट करने का प्रोविजन है। इसमें यदि गोल्ड को सीज किया जाता है तो उस केस में डिपार्टमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन करने के बदले कमिश्नर अपील के समक्ष एप्लीकेशन करेगा और उसके बाद में कमिश्नर अपील के ऑर्डर के बाद में उस गोल्ड को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। अर्थात उसको जिस भी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट नक्की करेगी, या तो उसका सेल करके कैश प्रोसीड कर ली जाएगी या उसे गोल्ड रिफाइनरी में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। जिस भी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट नक्की करे उस प्रकार से उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। यह प्रोविजन लाने का शायद उद्देश्य यह है कि अभी पिछले कुछ सालों में ऐसे समाचार प्राप्त हुए कि जहां पर कस्टम्स विभाग ने गोल्ड सीज किया, वहां उस गोल्ड सीजर से रिलेटेड केसेस कई सालों तक कोर्ट में चलते रहते हैं। इस दौरान गोल्ड की कस्टडी को लेकर कई समस्या डिपार्टमेंट के सामने उपस्थित हो जाती है, क्योंकि सरकारी विभाग में कर्मचारियों के, ऑफिसरों के तबादले होते रहते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे ध्यान में आए हैं जहां पर कई सालों से जो गोल्ड डिपार्टमेंट के पास पड़ा था, अब वह गोल्ड मिल नहीं रहा है। उस केस में डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को भी दिक्कत आ रही है और जो गोल्ड के केसेस कोर्ट में हैं उन केसेस में भी सबूत प्रस्तुत करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट या इंसर्शन बोल सकते हैं, सेक्शन 110 के अंदर किया जा रहा है। सेक्शन 110 के अंदर जो सब सेक्शन 1D इंसर्ट किया है, उसी के कारण सेक्शन 5 में जहां पर कमिश्नर अपील्स के पावर्स या कमिश्नर अपील के कार्यक्षेत्र को दर्शाया गया है, वहां चैप्टर 15 और सेक्शन 108 के साथ साथ में अब सब सेक्शन 1D ऑफ सेक्शन 110 भी इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसी के कंटिन्यूएशन में सेक्शन 139 के अंदर भी अमेंडमेंट का प्रस्ताव है, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में मान्य हैं उसमें कमिश्नर अपील्स ने सेक्शन 110 के सब सेक्शन 1D के अंतर्गत जो गोल्ड डिस्पोज करवाया है उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट किए हैं उसको भी एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो जैसे कोई ज्वेलरी इत्यादि है, उसके फोटोग्राफ्स या उसकी इन्वेंटरी सीजिंग
ऑफिसर्स ने बनाई है और कमिश्नर अपील्स ने यदि उसको अटेस्टेड कर दिया है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही, उस फोटोग्राफ के बेस पे ही आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी, चाहे वह गोल्ड या ज्वेलरी या जिस भी फॉर्म में वह गोल्ड हो वह फिजिकली अवेलेबल ना हो। सेक्शन 113 कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड है। इसमें यह जो क्लॉज JA इंसर्ट करने का प्रावधान है, यह मुख्यतया GST से रिलेटेड जो रिफंड लेने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें कोई गलत एक्सपोर्ट पाया जाए तो उससे रिलेटेड है। इसी प्रकार से सेक्शन 114AC भी GST का फ्रॉड्यूलेंट रिफंड क्लेम करने से संबंधित है। इन दोनों ही प्रोविजन के बारे में मैं अलग एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। सेक्शन 149 कस्टम्स के समक्ष जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो यह अमेंडमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भी हो पाएगा कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर, ऐसा प्रोविजो ऐड किया जा रहा है। और एक यह प्रोविजो भी ऐड किया जा रहा है कि इस प्रकार के अमेंडमेंट कॉमन पोर्टल पर भी किए जा सकते हैं। कॉमन पोर्टल क्या है, यह मैं आगे बता रहा हूं। सेक्शन 149 इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के द्वारा कस्टम्स डिपार्टमेंट के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें अमेंडमेंट से रिलेटेड है। उस सेक्शन में अब यह प्रोविजो भी ऐड करने का प्रस्ताव है कि इस प्रकार के अमेंडमेंट कुछ पैरामीटर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकली भी किए जा पाएंगे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के अंतर्गत। यह भी प्रोविजो ऐड किया जा रहा है कि इस प्रकार के अमेंडमेंट जो भी बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, उन्हें कॉमन पोर्टल पर भी किए जा सकते हैं। कॉमन पोर्टल किसे कहा है, तो अब सेक्शन 154C इंसर्ट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बोर्ड एक कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिकल पोर्टल नोटिफाई कर सकता है, जिसमें बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल और अन्य डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म उस कॉमन पोर्टल पर फाइल किए जा सकेंगे और कस्टम्स ड्यूटी का भुगतान किया जा सकेगा। यह जो कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, इसे ही इस एक्ट के अंतर्गत कॉमन पोर्टल के नाम से जाना गया है। सेक्शन 153 कस्टम्स एक्ट डिपार्टमेंट किस प्रकार से नोटिस सर्व कर सकता है उसके बारे में है। तो उसमें अब यह एक क्लॉज CA ऐड करने का प्रस्ताव है, बाय मेकिंग इट अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। कोई भी नोटिस इत्यादि भी कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल करवा के सर्व की जा सकेगी। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।